ईरानी शासन अंदर से बिखर रहा है। जबकि दुनिया का ध्यान तट के पास भारी अमेरिकी सैन्य जमावड़े पर था, एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट से पता चला है कि सर्वोच्च नेता के खिलाफ एक गुप्त तख्तापलट शुरू किया गया है, जिसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनके शीर्ष अधिकारियों ने रची है। यह हमें बताता है कि शासन दबाव में बुनियादी रूप से टूट रहा है। ये सारी जानकारी ऐसे समय में सामने आ रही है जब विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से अब ईरान आतंकवाद की ओर मुड़ रहा है। असल में लंदन में एक ईरानी शासन समर्थक है जो अब पश्चिमी नागरिकों पर हमला करने की बात कर रहा है। यह चौंकाने वाला है। हम तख्ता पलट रिपोर्ट से शुरुआत कर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह रिपोर्ट फ्रांसीसी मीडिया ले फिगारो से आई है, जो यूरोप के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में है। रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट की शुरुआत ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और उनके विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने की थी। ये कोई बाहरी लोग नहीं हैं। रूहानी 8 साल तक राष्ट्रपति रहे और जरीफ ने 2015 का परमाणु समझौता किया था। ये शासन के अंदरूनी लोग हैं जिन्होंने तय किया कि खामेनेई को जाना होगा। तख्ता पलट 7 जनवरी को हुआ था, ठीक एक दिन पहले उस नरसंहार के जिसमें दसियों हजार ईरानियों की जान गई थी। इस तख्ता पलट को पवित्र शहर कौम के मौलवियों और IRGC के अंदर के लोगों का समर्थन भी मिला था। यह एक गंभीर प्रयास था। यह समन्वित था और लगभग सफल हो गया था, लेकिन यह एक कारण से असफल हो गया, और वह कारण था एक आदमी अली लारीजानी। लारीजानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और उन्होंने तख्ता पलट का समर्थन नहीं किया। खामेनेई के पक्ष में आते ही साजिश विफल हो गई। रूहानी और जरीफ को नजरबंद कर दिया गया और लारीजानी, उन्हें देश पर पूरी तरह से नियंत्रण का इनाम मिला। जैसा कि हमने कल बताया था, जिस व्यक्ति ने तख्ता पलट को कुचल दिया अब वही ईरान चला रहा है, और जैसा कि हम बहुत जल्द बताएंगे अब वही अमेरिका के साथ बातचीत चला रहा है। खामेनेई 86 साल के हैं। वो अभी अभी अपने ही पूर्व राष्ट्रपति की तख्ता पलट की कोशिश से बच निकले हैं, तो उन्होंने वही किया जो हर तानाशाह अपनी उम्र में करता है। उन्होंने अपनी ताकत उस आदमी को सौंप दी जिसने उन्हें बचाया था। कल पता चला कि इस हफ्ते के अंत में ईरान अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का एक और दौर होगा। कई लोग मानते हैं कि यह सैन्य कार्रवाई से पहले अंतिम दौर हो सकता है, और ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अली लारीजानी कर रहे हैं, जो ईरान के वास्तविक शासक हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लारीजानी अमेरिका को ईरान का अंतिम प्रस्ताव देंगे। तो लोग क्यों सोचते हैं कि यह आखिरी दौर हो सकता है? क्योंकि अमेरिका जो चाहता है और ईरान जो देने को तैयार है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका 3 चीजें चाहता है: परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करें, मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों का समर्थन रोकें। अब सौभाग्य से ईरान परमाणु रियायतों पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन मिसाइलों की बात करें तो वे इस पर बात भी नहीं करना चाहते। यहाँ ईरान के विदेश मंत्री ने कल ही अमेरिकी टेलीविजन पर यह बात स्पष्ट कर दी। आप केवल परमाणु समझौता पेश कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि सार्थक समझौता बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्र में आपके प्रॉक्सी समर्थन को भी शामिल करना चाहिए। अभी केवल परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है, अन्य विषय नहीं। ठीक है। क्या आप हथियार निरीक्षकों को अपनी परमाणु साइट्स पर बिना किसी रोक टोक के जाने की अनुमति देने के लिए तैयार होंगी, और क्या उनमें अमेरिकी निरीक्षक भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, हम NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के प्रतिबद्ध सदस्य हैं, और हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक सेफगार्ड्स समझौता है, और हम इसके लिए तैयार हैं। सुरक्षा समझौते के अनुसार एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग करने के लिए, और हम कुछ शर्तों के साथ सुरक्षा समझौते के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल को NPT के तहत स्वीकार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक पूर्ण सत्यापन तंत्र, पूर्ण निगरानी तंत्र स्वीकार्य है और लागू किया जा सकता है। ईरान परमाणु हथियारों पर बात को तैयार है, लेकिन अमेरिका मिसाइलों पर भी चर्चा चाहता है, जिससे बातचीत रुकी हुई है। और ऐसा लगता है कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं है जो वार्ता के विफल होने की तैयारी कर रहा है, ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान कैसे तैयारी कर रहा है, इसकी शुरुआत हाल ही में लीक हुए हथियार सौदे से करते हैं। अभी इसी दिसंबर में ईरान ने रूस के साथ लगभग 500 मिलियन यूरो यानी करीब $590 मिलियन का नया हथियार समझौता किया है।
इस सौदे के तहत रूस अगले 3 सालों में 500 वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस यूनिट्स, उनके लॉन्चर और उसके ऊपर 2500 मिसाइलें देगा। वर्बा रूस की सबसे आधुनिक कंधे से दागी जाने वाली प्रणाली है जो मैनपैड्स जैसी है। यह इंफ्रारेड गाइडेड है जो क्रूज मिसाइलों, कम ऊंचाई के विमानों और ड्रोन को निशाना बनाती है। इसमें एक ज़रूरी पेंच है। रूसी दस्तावेज के अनुसार जो लीक हुआ था, डिलीवरी वास्तव में 2027 तक शुरू नहीं होती है और फिर यह 3 साल तक 2029 तक चलती है। ईरान को उम्मीद है कि उन्हें कुछ यूनिट्स इसी महीने मिल सकती हैं, लेकिन ये छोटे सिस्टम अमेरिकी हवाई हमलों को नहीं रोक पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हफ्ते पहले पूछते कि क्या रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगा, तो मैं कहता नहीं। रूस के पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। बेलाग्रेड और ब्रायांस्क के गवर्नर क्रेमलिन से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, जबकि ये तकनीकी रूप से एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये छोटे कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल मिसाइल हैं। रूस को इनकी ज़रूरत यूक्रेन के ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के लिए नहीं है। वे जो भी बेच सकते हैं बेच रहे हैं ताकि विदेशी मुद्रा आ सके। युद्ध पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह दिखाता है कि हालात किस ओर बढ़ रहे हैं। हथियार सौदा ही ईरान का एकमात्र लाभ नहीं है। असल खतरा कुछ और है जो आम नागरिकों को निशाना बनाता है। इराक की ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यह तो उम्मीद थी, लेकिन मामला और खराब हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी इस बढ़ती चिंता पर नजर रख रहे हैं कि ईरान अपने समर्थित गुटों को यूरोप, मध्य पूर्व और शायद अमेरिका में भी आतंकवादी हमले करने का आदेश दे सकता है। यह केवल अटकलें नहीं हैं, यह पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की चेतावनी है। ईरान की रणनीति है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम आपके नागरिकों को कहीं भी निशाना बनाएंगे। कुछ समर्थक इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। लंदन में एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वह नागरिकों को मारने की बात कर रहा है। सुनिए। जहां जनाब खामेनेई क्षेत्रीय युद्ध की बात करते हैं, वहीं अन्य अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि वे कैसे बुर्ज खलीफा को गिराएंगे और दुबई के सारे कारोबार को जलाकर खाक कर देंगे। साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे हर रात दुबई के जल शोधन संयंत्रों के विनाश का सपना कैसे देखते हैं। यह अफसोस की बात है कि फिलहाल सर्दी का मौसम है और गर्मी की चरम तपिश नहीं है, वरना दुबई के लोग 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में प्यास से तड़पते हुए सड़कों पर चीखते भागते नजर आते। यही फॉर्मेट और सामग्री सरकारी टीवी पर दिखानी चाहिए। दुश्मन को डराने से मत डरो। आज रात से यूएई के खिलाफ सख्त बयान और कड़ी कार्रवाई जरूरी है। ओलिगार्क के ट्रस्टी नेटवर्क को यूएई से जबरदस्ती ईरान वापस लाना होगा। अगर वे माने नहीं तो उनके माता पिता को गिरफ्तार करो। उनके माता पिता हिरासत में आते ही वे सारा पैसा लेकर ईरान लौट आएंगे। अगर अमेरिका के साथ युद्ध होता है तो यह शासन नहीं गिरेगा, इसके बजाय घरेलू दमन का स्तर 20 गुना बढ़ जाएगा। अगर ट्रंप युद्ध में विरोध भड़काने की साम्राज्यवादी हथकंडे अपनाते हैं तो सभी शासनों का कर्तव्य है और यह शासन लोगों की हत्या को वैध मानेगा। आपने जो 3200 पीड़ा की चीखें सुनी, वे 50 गुना बढ़ जाएंगी। सौभाग्य से संयुक्त राज्य अमेरिका इस सब के बारे में अच्छी तरह जानता है और इसी वजह से अमेरिकी सरकार उसी के अनुसार तैयारी कर रही है। अमेरिका ने बेरूत दूतावास से सभी गैर जरूरी कर्मचारियों को निकाल लिया है। इसकी वजह सरल है, हिजबुल्लाह। मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी समूहों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वे युद्ध में शामिल होंगे, जिनमें सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह है। पिछले 2 सालों में उन्होंने अपना नेतृत्व खो दिया है, लेकिन उनके पास अभी भी बंदूकें और रॉकेट हैं। अमेरिका कोई जोखिम नहीं ले रहा क्योंकि उन्हें 1980 के दशक की घटनाएं याद हैं और ट्रंप ने अपने सलाहकारों को हमले की योजना के बारे में यही बताया है। अगर कूटनीति विफल हो जाती है और शुरुआती लक्षित हमले भी ईरान को मानने के लिए मजबूर नहीं करते तो वह साल में आगे कहीं बड़ा हमला करने पर विचार करेंगे। मकसद है खामेनेई को सत्ता से हटाना, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। जनरल रिजिंग किंग्स, जॉइंट चीफ स्टाफ के चेयरमैन, ने ट्रंप से कहा था कि वेनेजुएला ऑपरेशन की सफलता की संभावना अधिक है और उन्होंने इसे साबित किया। लेकिन ईरान मामले में वह वैसा भरोसा नहीं दे पाए, मुख्य रूप से क्योंकि यह ऑपरेशन कहीं ज्यादा मुश्किल है। सेना निशाने पर हमला कर सकती है, लेकिन क्या ये हमले वाकई में शासन के व्यवहार को बदल देंगे या कुछ और भी बुरा शुरू कर देंगे, इस बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता।
अब जब ये सब बाहर हो रहा है, शासन एक बार फिर अंदरूनी तौर पर नियंत्रण खो रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार 3 दिनों से जारी हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। आज तीसरे दिन कुछ महत्वपूर्ण हुआ। ईरानी महिलाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। यह केवल विरोध का नारा नहीं बल्कि पूरे इस्लामी गणराज्य को सीधी चुनौती है, जिसमें 1979 से पहले के ईरान की वापसी मांगी जा रही है। IRGC की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने विश्वविद्यालयों पर धावा बोल दिया। उन्होंने दिन दहाड़े छात्रों पर असली गोलियों और आंसू गैस से हमला किया। इस बार शासन को इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उनकी क्रूरता देख रही है। वे इससे आगे निकल चुके हैं। वे अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।